नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे सोमवार से सत्र सर्वदलीय बैठक। जी आपको बता दें, संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और केंद्र और विपक्ष के बीच इस शीतकालीन सत्र में कई मुद्दों को लेकर हंगामा छिड़ने के आसार अभी से नजर आ रहे हैं। शीतकालीन सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में जेपी नड्डा, किरण रिजिजू समेत कई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गौरव गोगोई और अन्य नेता शामिल हुए। संसदीय सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस के लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार, भाजपा, प्रधानमंत्री भारत के लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह संभवतः सबसे छोटा शीतकालीन सत्र है और ऐसा लगता है कि सरकार संसद को पटरी से उतारना चाहती है। उन्होंने संसद में पार्टी की रणनीति को लेकर कहा कि सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने, आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा, वायु प्रदूषण, लोकतंत्र की रक्षा, मतदाता सूची की सुरक्षा पर चर्चा की मांग की। तो शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार, प्रदूषण, लोकतंत्र, रक्षा, मतदाता सूची सुरक्षा पर चर्चा की मांग की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो कई मुद्दे रहे जिस पर चर्चा साफ तौर पर हुई। इस दौरान एक दूसरे पर निशाना भी साधा गया। फिलहाल शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने का आसार है। कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होती तो इसका मतलब सरकार सदन नहीं चलाना चाहिए। खुद महसूस किया इन्होंने कि जो इन्होंने टाइम टेबल बनाया था वो गलत था। समय बढ़ाया है 1 हफ्ते। तो खुद महसूस कर लिया इन्होंने, क्योंकि इनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा था। खुद का जो टारगेट रखा था अव्यवहारिक है। इसे फुर्सत के साथ, जैसे 2003 में किया गया था, इसमें कम से कम साल 1.5 साल लगेगा। लंबा समय देना चाहिए अगर चाहते हैं कि वोटिंग राइट जिनका है उनको मिले। दूसरी एक बात उभर के और सामने आई, जो कांग्रेस हमेशा कहती रही, चिंता व्यक्त करती रही, कि भारत के संविधान के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं, आंसरेबल टू पार्लियामेंट। और अखिलेश हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गया। अखिलेश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई है, क्या कुछ रहा बैठक में? अखिलेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अखिलेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। तो शायद मुझे लग रहा है कि आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही। हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई है। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। प्रदूषण, लोकतंत्र, रक्षा, मतदाता सूची को लेकर आपको बता दें चर्चा हुई है। दिल्ली से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं।
तो सर्वदलीय बैठक हुई है। और आगे बढ़ते हैं। जोशीला अंदाज ना कटने की बात। हरियाणा के झज्जर जिले के गांव कबलाना में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से जोशीला अंदाज देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ यहां गांव कबलाना में पालकनाथ धाम के धार्मिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे थे। यहां पहुंचने पर योगी आदित्यनाथ को संत समाज की तरफ से जहां भव्य स्वागत किया गया, वहीं मंत्रोच्चार के बीच योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यज्ञ के अंदर पूर्ण आहुति भी डाली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कटोगे तो बटोगे नारा दिया। उन्होंने कहा कि सीमा पार से हमारा दुश्मन दो तरह से हमले करने की फिराक में है। एक हमला धर्मांतरण और दूसरा हमला नशे के कारोबार को फैलाकर। हमारा दुश्मन धर्मांतरण और नशे के कारोबार पर देश को तोड़ना चाहते हैं और हमारी युवा पीढ़ी का बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए हम सभी को इसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, आपने 25 नवंबर को देखा होगा सनातन की विजय कैसे आगे बढ़ती है। जब हम एक साथ सोचते हैं, एक साथ बोलते हैं, एक साथ चलते हैं, तो उसका परिणाम भी ऐसे ही आता है। क्योंकि हमारे यहां तो कहा गया है ना, यतो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म होगा वहीं जय होगी, विजय होगी, अवश्य विजय होगी। और जब एक साथ बोलेंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ सोचेंगे, तो परिणाम तो आना ही था। श्री अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आपने भगवा सनातनी ध्वज को फहराते हुए देखा होगा। कितना भव्य ध्वज आप देख रहे होंगे। यहां मंदिरों पे भी जो ध्वज फहराया गया है, सब भगवा ध्वज है। ये भारत की सनातन धर्म की परंपरा का ध्वज है। और मनीष हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। मनीष, हरियाणा के झज्जर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजे हैं, क्या जानकारी है? जो है आज हरियाणा के झज्जर जिले में था, जहां पर उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया, जहां पर उन्होंने मंदिर में जाकर के पूजन किया। और साथ ही साथ किस प्रकार से अगर देखा जाए, फिर एक बार उनका पुराना अंदाज देखने को मिला। उन्होंने हरियाणा की पब्लिक के सामने जो है, जहां पर जो है दुश्मन धर्मावरण और नशे के कारोबार को लेकर के जो है उनके द्वारा साफ तौर से एक संदेश दिया गया। और जिस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश को उनके द्वारा चलाया जा रहा है, उसी के अंदाज में जो है उनके द्वारा माफियाओं के प्रति, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर के हर एक पहलू को जो है उनके द्वारा बात की गई। तुष्टीकरण को लेकर के कांग्रेस हो या विपक्षी दल हो, सभी को उनके द्वारा एक बार फिर घेरा गया। तो कहा जाए जिस प्रकार से सनातन धर्म की एक बात उनके द्वारा बात की गई और सनातन धर्म को लेकर के लगातार जो है मुख्यमंत्री बोलते भी आ रहे, तो हर एक पहलू को देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हमेशा ही जहां पर भी आम जनता को संबोधित करते हैं तो उसी अंदाज में संबोधित करते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्र की रक्षा को लेकर के और सनातन धर्म को लेकर के फिर एक बार उनके ये बयान रहे। और बटों के कटों को लेकर के जो है हरियाणा का जब चुनाव था, तब उनके द्वारा जो है इस कह सकते हैं भाषा का जो है इस्तेमाल किया गया था। आज एक बार फिर आम जनता के सामने इसी प्रकार से उनका एक संदेश रहा। तो कह सकते हैं कि विपक्षी दलों को जो तुष्टीकरण की बात करते हैं और सनातन की बात करते हैं, सनातन को लेकर के ही मुख्यमंत्री के द्वारा हर एक पहलू को हरियाणा की आम जनता को बात कही गई। जहां पर अगर हम यहाँ माफियाओं को लेकर के कहें, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उनके द्वारा जो एक्शन लिए गए,
उन एक्शनों को लेकर के भी जो है वहां पर हरियाणा में पहुंच करके उनके द्वारा जो है कहा गया। तो कहा जाए कि मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं हर दूसरे राज्यों में तो उनकी भाषा और संदेश जो है आम जनता को इसी प्रकार का रहता है। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कटोगे तो बटोगे का नारा हरियाणा के झज्जर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और आगे बढ़ते हैं, जारी एसआईआर बढ़ी म्याद। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ाकर जनता और इस कार्य में लगे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। आयोग ने कहा कि वह अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। कहने का मतलब मतदाता जोड़ने हटाने का वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। दरअसल बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है और इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन हो रहा है और नए वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा भी जा रहा है। तो जारी एसआईआर, लेकिन जो एसआईआर की मियाद है उसे अब बढ़ा दिया गया है। अब 11 दिसंबर तक एसआईआर की जो मियाद है उसे बढ़ा गया है, ताकि के ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। तो एसआईआर की जो मियाद है उसे बढ़ाया गया है। अब 11 दिसंबर तक मियाद बढ़ा दी गई है और ड्राफ्ट रोल अब 16 दिसंबर को। और बेजा विरोध, बीएलओ से अनुरोध। खबर कानपुर से। यूपी में लगातार बीएलओ की आत्महत्या के मामले में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम सभी बीएलओ से अनुरोध करना चाहते हैं कि वे विपक्ष की बातों पर ना आए और ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे उनको इस तरह का कदम उठाना पड़े। यह एक निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है जो समय समय पर होती है, तो समय से कम काम करे। और चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने पर कहा ये स्वागत योग्य काम है और चुनाव आयुक्त द्वारा इससे और समय पर मिलेगा आम जनता को। आने वाले पार्लियामेंट सेशन पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरह विपक्ष का रवैया है, आने वाले समय में संसद विपक्ष विहीन होगा। नेता रहे और कानपुर में जिनके द्वारा भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा शुरू हुई, ऐसे गोपाल अवस्थी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम में बीच में नहीं आ पाया था। आज आया हूं तो उनके चरणों में श्रद्धांजलि अपनी ओर से, पार्टी की ओर से समर्पित किया हूं। और उनके जो स्वप्न थे कि कानपुर पूरी तरह से भाजपामय हो, भगवामय हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए सब लोग मिलकर के काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। देखिए, मैं सभी अपने ब्यूरो साथियों से ये कहूँगा कि चुनाव आयोग के द्वारा समय समय पर कोई न कोई अभियान चलाया जाता है। कर्तव्य पालन हिम्मत के साथ करें, किसी विपक्षी के उकसावे में ना आए। उनके पीछे उनका परिवार है, उनके परिवार के सदस्य हैं और यह एक जिम्मेदारी वाला काम है और उन्हें यह जिम्मेदारी मिली हुई है। और सारिका हमारी संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रही है। सारिका,
एसआईआर प्रक्रिया को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधा है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कानपुर शहर पहुंचे थे और इन्होंने कई निजी कार्यक्रमों में शिरकत करी और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी करी और सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि बीएलओ जो एसआईआर प्रक्रिया को संचालित कर रहे हैं, अहम किरदार निभा रहे हैं और ऐसे में बीएलओ जो सुसाइड कर रहे हैं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने अनुरोध करा है कि जो बीएलओ हैं वो इस तरीके के कदम ना उठाएं जिससे उनके परिवारजनों को या फिर समाज को एक धक्का लगे। वहीं अगर एसआईआर की बातचीत करी जाए तो एक 4 तारीख तक की एसआईआर फॉर्म भरकर जमा करने की डेट है और इसको देखते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयुक्त द्वारा समय लिया जाएगा कि एसआईआर फॉर्म भर कर जमा करने का जो समय है उसको बढ़ा दिया जाए। और वहीं तीसरा सवाल जब उनसे पूछा गया कि पार्लियामेंट सेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे तो उन्होंने तुरंत विपक्ष पर निशाना साधा और उन्होंने एक टोक में ये बात कही कि जल्द ही विपक्ष का जो रवैया है उससे संसद विपक्ष विहीन होगा। तो ये जो बातें हैं ये आज केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर आकर कही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सारिका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको खबर बताएंगे, सीएम की सादगी, बेटे के सम्मेलन में शादी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज सामूहिक विवाह सम्मेलन के मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव और डॉक्टर इशिता यादव पारंपरिक रस्मों के साथ विवाह बंधन में बंध गए। दूल्हा दुल्हन पूरी शाही पारंपरिक वेशभूषा में वरमाला और अन्य रस्मों के बीच सामूहिक विवाह के मंच पर पहुंचे और इनके साथ यहां अन्य जोड़ों की भी शादी हुई। बता दें कि फूलों से सजे मंच पर गर्मजोशी और उत्साह का माहौल दिखा। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने बेटे की शादी किसी आलीशान होटल, रिसोर्ट या विदेशी लोकेशन पर ना करके 21 अन्य जोड़ों के साथ एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में कराने का फैसला लिया। इससे उन्होंने बड़ा सामाजिक संदेश दिया कि अनावश्यक वैभव और दिखावे से ज्यादा महत्व परिवार, संस्कार और सामाजिक समानता का होता है। शादी की फोटो भी सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि दूल्हा शेरवानी और साफे में है जबकि दुल्हन गहरे लाल रंग की कढ़ाईदार लहंगे में है। दोनों के चेहरे पर रस्मों के दौरान स्वाभाविक खुशी झलकती हुई नजर आई। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव बने ससुर और बहुत ही सादगी से उनके बेटे अभिमन्यु ने फेरे लिए हैं। एक मंच पर विवाह बंधन में 22 जोड़े बंधे और ये खास बात रही कि मुख्यमंत्री के बेटा होने के बावजूद उन्होंने जो शादी समारोह है वो आपको बता दें सामाजिक तौर पे किया और 22 जोड़ों के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह का हमारा साथ का आनंद है। सबका स्वागत है। ये प्रसन्नता, ये प्यार, सर सादा जीवन क्या है सर? परमात्मा की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए सबका साथ सबका विकास। तो हमारा सबका भाव होना चाहिए कि सामाजिक समरसता के लिए इस प्रकार का आनंद है। और आगे बढ़ते हैं। लाल आतंक को करारी चोट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 37 नक्सलियों ने सरेंडर किया। मिनपा जैसी घटना में शामिल नक्सली ने अपने 36 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। इस समर्पण के साथ ही एक और टीम बिखरती हुई नजर आ रही है। इन सभी नक्सलियों के ऊपर 65 लाख का इनाम घोषित था। दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया
कि पूना मार गेम, जिसका अर्थ पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल पर भरोसा जताते हुए नक्सली हिंसा का मार्ग छोड़कर शांति और प्रगति के मार्ग को अपना रहे हैं और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कुछ वर्ष पहले मिनपा में पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर 26 जवानों के बलिदान होने और 20 जवानों को घायल कर हथियार और एम्यूनिशन लूटने की घटना में शामिल माओवादी ने भी सरेंडर किया। स्टेप लिया है और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि डीआरजी बस्तर फाइटर एसआईबी सीआरपीएफ की 111वीं 230वीं बहाली इनका मुख्य रूप से रोल रहा। अगर देखा जाए तो पिछले 20 महीनों में कुल 508 अधिक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से 165 पर शासन द्वारा पुलिस से इनाम घोषित था। इसके समक्ष आज टोटल 37 माओवादी, जिसमें 27 इनामी माओवादी है, 65 लाख उनपर कुल इनाम की राशि उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। विगत 2024-25 साल जो है लगातार ऑपरेशन चलता रहा है। डीआरजी बस्तर फाइटर सीआरपीएफ सभी ने मिलकर लगातार ऑपरेशन किए, हमारे जिले पड़ोसी जिले सभी जगह मिलकर, और इसी का विभिन्न मुठभेड़ भी हुई है और साथ में कई सरेंडर्स भी हुए हैं और आप लोगों के माध्यम से लगातार हम लोगों ने अपील भी किया है। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।